तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक की कॉमन डेफिनेशन अगर हम देखें तो कॉमन डेफिनेशन है अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not allow the flow of charges through it but permits electrostatic force between charges through it. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized तो बाकी तो बेसिक डेफिनेशन है, पर मुद्दे की बात हमको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक इज असेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। और यहां पे जब ये बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस थ्रू इट, ये हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए बेसिकली हम इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस ध्यान रखेंगे, और हम इसको देख सकते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, effect of E external on conductor and insulator। तो सपोज से हमारे पास में एक कंडक्टिंग स्लैब है और इस कंडक्टिंग स्लैब को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखता हूं, सपोज से, हाँ रुद्राक्ष, दिस इज ई एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं इसको यहां पर रखूंगा तो यहां पर इंडक्शन हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से है तो इस जगह पर माइनस क्यू चार्ज आएगा और इस जगह पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और ये चार्ज यहां पर इंड्यूस हो गया, तो कंडक्टर में होगा ऐसा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, और इस जगह पर हो जाएगा प्लस क्यू। अब इसके अंदर में अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है अंदर में, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जनरेट होगी, वो इस तरफ होगी। ये हो जाएगी हमारी E
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंड्यूस्ड, और इसका मतलब हो जाएगा E इनसाइड विल बी इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये किसका माइक ऑन है? चेष्टा, चेष्टा, तुम्हारे माइक में स्टैटिक आ रही है, उसको ऑफ कर लो। तो जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोगों को पता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्योंकि अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। अगर मैं ये सेम फिनोमिना सर, हाँ बोलो, क्या हुआ रुद्राक्ष? अरे बोलो। ये सर ई एक्सटर्नल अंदर कैसे होगी इसके? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यही तो पढ़ा है। वो हाँ। 0 कैसे होती है? मैं हो क्या रहा है यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मैटर इज इंटरैक्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ये जगह स्पेस है और स्पेस में दो चीज इंटरेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैटर। कंडक्टर किसका बना हुआ है? मैटर का। तो अगर मैं मैटर में से सब कुछ हटा दूं तो बेसिकली हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही, एटम्स ही तो हैं, और माइनस चार्ज इधर इंड्यूस हो गया और यहाँ प्लस चार्ज हो गया। मेटल की बॉडी हटा दो, जैसे कॉपर है, कॉपर में तुम ठोस पार्ट जो देख रहे हो वो इमेजिन करना बंद कर दो, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को इमेजिन करो। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब ये भूल जाओ कि यहाँ मटेरियल है, सिर्फ ये याद रखो कि चार्जेस हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो इस नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएगी। जितनी अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती और बाकी इसमें एंटर कर जाती नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ प्लस क्यू, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी लाइंस उतनी इसमें एंटर कर जाएंगी, और यहाँ पर फिर प्लस क्यू, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाएगी। तो ये जो बीच का रीजन है, इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन अ चार्ज फ्री रीजन, लेकिन ये रीजन चार्ज फ्री नहीं है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिसकंटिन्यूटी आ गई। और वो डिसकंटिन्यूटी हमने कैसे एक्सप्लेन करी है? हमने ये कहा कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी एक्सटर्नल वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे में ही है यहां से लेके वहां तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, और अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के इंडक्शन होने की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, और इसलिए मटेरियल के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। बात क्लियर हुई? ओके सर। तो यहां पर हम बेसिकली, तुम ऐसे मत देखो कि कोई मटेरियल रखा हुआ है, कॉपर रखा हुआ है, अगर कॉपर का एक टुकड़ा रखा हुआ है तो कॉपर का टुकड़ा किसका बना हुआ है? एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैटर का इंटरेक्शन देख रहे हैं हम स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस में है, वहां पर मैं एक मैटर ले गया, तो मैटर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब वो अगर
फ्री चार्जेस हैं तो चार्ज इंड्यूस हो गए, उन चार्जों ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर थी, इसलिए उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई। लेकिन अगर मैं यहां पे एक इंसुलेटर ले लेता तो ये तो हो गया केस हमारा कंडक्टर के लिए, दिस इज कंडक्टर। और अगर मैं इंसुलेटर ले लेता तब क्या होता, यहां पर प्लस क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, दैट इज मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, वो ऐसे है। ई एक्सटर्नल और यहां प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस का क्यू डैश चार्ज और यहां पर प्लस क्यू डैश चार्ज आएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहां पर पोलराइजेशन होगा एटम्स का। इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। तो यहां पर ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है क्यू इंड्यूस्ड, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू डैश से, एंड क्यू डैश इज लेस देन क्यू, तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर वाला इससे कम चार्ज इंड्यूस हुआ है यहां पर, इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ई इंड्यूस्ड, जो कि इस तरफ हुई है, ई इंड्यूस्ड विल बी लेस देन ई एक्सटर्नल। हाँ चेस्टर, कोई प्रॉब्लम चेस्टर? सर एक बार वापस से समझा दीजिए प्लीज। कौन सा वाला? यही वाला क्यू इंड्यूस्ड वाला जो आपने बताया। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में फ्री चार्जेस नहीं है, तो जब मैंने यहां पर चार्ज रखा ये प्लस क्यू, तो इस वाले फेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा इस वाले फेस पे वो चार्ज उतना नहीं हुआ होगा। अगर ये मान लो 2 कूलम है तो यहां पर 1 कूलम भी इंड्यूस हुआ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है अंदर में वो पोलराइजेशन की वजह से हुई है। ये जो एटम्स हैं ये इलोंगेट हो गए हैं, इसको अभी आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पोलराइजेशन को एकदम डिटेल में फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये इस चार्ज से कम है, तो यहां हमने लिखा है कि क्यू इंड्यूस्ड जो है इज लेस देन क्यू, जो चार्ज बाहर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम होगा क्यू इंड्यूस्ड, इसलिए अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंड्यूस्ड वो कम होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। तो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं ऐसे ले सकता हूं ई एक्सटर्नल, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इसके स्पेस में, इस स्पेस में मटेरियल के अंदर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, दैट इज वो आएगी कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड की तरफ में, दैट इज ई नेट, हमने उसको ई नेट बोल दिया। तो ई एक्सटर्नल ज्यादा है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी ऐसे लिख सकता हूं मैं, दिस विल बी ई नेट और ई नेट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस
ई इंड्यूस्ड। तो इंसुलेटर के अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, और ये फिनोमिना है कि कैसे कंडक्टर और इंसुलेटर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है। और हम ये जो ई नेट है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रह गई, हम इसका रिलेशन जानते हैं, और हम जानते हैं रिलेशन से दैट ई नेट बिटवीन इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई कापा। कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज को फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। और इसका हमने दूसरा फॉर्मेट भी पढ़ा था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई कापा। कापा टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाती है, और इसका सीधा रिजल्ट है कि किसी भी मीडियम में जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर होगी ई नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं कि पानी अगर भर देता हूं मैं, एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और अगर मैं उसी स्पेस में पानी भर देता हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब 80 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये जो ई नेट है, ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड, इसके बीच में ये भी रिलेशन है, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई कापा। सब लोग को क्लियर है ये बात? तो हम लोग इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, इन कंडक्टर the induced electric field is equal to electric field external कंडक्टर में। in insulator the induced electric field is less than the external electric field। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर में तो जीरो हो जाता है, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज लेस देन द ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाता है। तो इंसुलेटर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, कैंसिल आउट नहीं होती है, और कंडक्टर को रखता हूं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है। बात क्लियर है सबको? एक बार हैंड्स रेस कर दो अगर सब लोग को क्लियर है तो। और खुशी, कोई दिक्कत है क्या? अब इसको और डिटेल में नहीं देखते हैं। सर, वो हो नहीं रहा था। ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग पोलराइजेशन का, और एक सस्पेक्टिबिलिटी करके एक चीज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
dielectrics are of two types. एक हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा हो जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं कैसे, जैसे हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें. देन वी कैन से a molecule in which the center of mass of positive charges coincide with center of mass of negative charges are called polar molecules. Sorry, do not coincide. Polar बोल रहे हैं. Do not coincide with center of mass of negative charges are called polar molecules. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, वाटर मॉलिक्यूल HCl, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CH3OH, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं वाटर का, तो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O और मॉलिक्यूल से इस तरीके से बना होता है. वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है HHO. ये बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों का जो एंगल होता है, ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्री होता है. तो इसमें डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. और इसके होने की वजह से इसमें डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा इस तरफ और इसमें डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा इस तरफ. और इन दोनों डाइपोल मूवमेंट्स का मैं वेक्टर एडिशन कर सकता हूं, तो एक डाइपोल मूवमेंट आएगा पर्टिकुलरली इसका. तो पॉजिटिव और नेगेटिव खिंचे हुए हैं, अलग अलग हैं. ये मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. तो हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में ये बोल सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अनसिमेट्रिक शेप्स. सिमेट्री नहीं होगी, जैसे मीथेन SCH4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो चारों तरफ से इक्वल होगा, और सारे डाइपोल मूवमेंट्स का वेक्टर सम करूंगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे CH4 में. लेकिन H2O में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, और सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए डाइपोल मूवमेंट नेट आ जाएगा इसमें. तो दे हैव अनसिमेट्रिकल शेप एंड दे हैव permanent dipole moment of approximately 10 to the power -30 कूलम मीटर. इतना डाइपोल मूवमेंट इनमें परमानेंटली बना रहता है. जैसे वाटर के लिए अगर मैं देखूं
तो वाटर के लिए डाइपोल मोमेंट होता है 6.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर आता है H2O के लिए। चेष्टा तुम्हारा हैंड्स अप क्यों है? एक्टिविटी एरर आ रहा है। अच्छा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव में कोई डिफरेंस है, और वो जनरली इस तरीके से ही रहते हैं। तो उनमें डाइपोल मूवमेंट रहता है 10⁻⁻30 कूलम मीटर का अप्रोक्सीमेटली। और हम लोग बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अगर हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अ मॉलिक्यूल in which the center of mass of positive charges coincide with center of mass of negative charges are called non-polar molecules। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, इसके सिंपली एग्जाम्पल हैं जैसे H2, N2, O2, CH4, ये सब नॉन पोलर है। और नॉन पोलर में हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, नॉन पोलर molecules have symmetric shape, जैसे CH4 ले लेता हूं, CH, H, H एंड H। तो H पे डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और इसके ऊपर डेल नेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट इसका इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और सारे डाइपोल मूवमेंट ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। सो वी कैन से नॉर्मली डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो भी डाइइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं उनको हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो यहां तक कोई भी खास बात नहीं है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। Effect of external electric field on polar dielectrics। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में पहले से ही डाइपोल मूवमेंट है।
polar dielectrics have non-zero dipole moment। तो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होंगे। सपोज से ये एक मटेरियल है मेरा नॉन पोलर, इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक ऐसे है, रैंडम। और पॉजिटिव नेगेटिव हम डिनोट कर दें तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, मैंने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के बावजूद इन सब में ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट्स हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंटेटिव वे में अगर देखें तो ऐसे बनाने की जगह हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली एरोस से। तो इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अगर लेंगे तो हम आसानी से इनको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे बना सकता हूं मैं, दूसरा वाला ऐसे है, तीसरा वाला ऐसे है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, इसका ऐसे है, मतलब रैंडम डाइपोल मूवमेंट्स हैं। और हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं तब क्या होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लगा दूंगा तो ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज से इस डायरेक्शन में लगा देता हूं, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक याद करो, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डाइपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा, और ये सारे डाइपोल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डाइपोल्स क्या करेंगे, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ये वाला डाइपोल ऐसे हो जाएगा, ये वाला डाइपोल ऐसे हो जाएगा, ये वाला डाइपोल ऐसे हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये आ जाएंगे। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये डाइपोल्स घूम घुमा के इन पर टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क से घूम जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। और
जब ये अलाइनमेंट होगा तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा ये अलाइनमेंट, और हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में मटेरियल इज पोलराइज्ड। हम बोल रहे हैं यहां मटेरियल पोलराइज हो गया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड वी कैन से दैट द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन ए potential energy of dipole in E external which tends to align the dipole। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यही होता है। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई। और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट है और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी हुआ होगा वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा इनको अलाइन करने में। अब ये अलाइनमेंट को ब्रेक कौन कर रहा है, ये अलाइनमेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश कर रही है कि ये सारे डाइपोल उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है, हीट, जो चारों तरफ से हीट होगी वो हीट इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। तो थर्मल एजिटेशन will tend to randomize the dipoles, और इन दोनों का एक कांस्टेंट स्ट्रगल चलेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डिसअलाइन हो जाएंगे डाइपोल्स, मैं इसको गर्म कर दूं तो फिर डिसअलाइन हो जाएंगे डाइपोल्स, फिर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, वो उसको अलाइन कर पाएगी डाइपोल्स को, और मैं हीट बढ़ा दूंगा तो और डिसअलाइन हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज पे डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन कितना होगा। सो द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन विल डिपेंड अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एजिटेशन। सबको क्लियर है पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या हो रहा है? अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं तो वहां पर डाइपोल मूवमेंट पहले से ही है मॉलिक्यूल्स में, बस उनके डाइपोल मूवमेंट्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में। किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, effect of E external on non-polar dielectrics। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल है
तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। विदाउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास में नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से अलाइनमेंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, इसमें जीरो है। यहां पर E एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो और जीरो डाइपोल मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, तो लेट्स से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे तो इस तरफ फोर्स लगेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे करके खिंच जाएंगे। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स खिंच जाएंगे, नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। और हर एक में डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, हर एक के अंदर इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, 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 तो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गया। यहां पर हम लिख सकते हैं E एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम सिंपली इसका लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the center of positive and negative charges are displaced and molecule is said to be polarized। तो इस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे मतलब एक्सटेंड हो जाएंगे और डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा और हम इस सिचुएशन में बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया है। हम लोग क्या बोलेंगे, दैट द मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड। और हम लोग एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसको हम लोग वेक्टर P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं और हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन in a dielectric is defined as dipole moment per unit volume of the dielectric।
इसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वो हो जाएगा मॉड ऑफ P इज रेफर्ड टू एज पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को। और पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक सब लोग को क्लियर है? ठीक है, अभी एक 10 मिनट लगेंगे जो टॉपिक मैं ले रहा हूं उस टॉपिक में। बोलो तो अभी करूँ वो टॉपिक पोलराइजेशन डेंसिटी और इसके बीच में, या फिर बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में? बताओ कृष्णा श्री। सर वो बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, एक बार हैंड रेस कर दो, सब लोग को क्लियर है यहाँ तक तो। सारा थ्योरेटिकल पार्ट है हालांकि। ठीक है, तो एक 10 मिनट दो, अभी डिस्कस कर लेते हैं उस टॉपिक को। अब हम लोग एक रिलेशन डेराइव कर रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशन, जो कि पोलराइजेशन, सस्पेक्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक के बीच में है। रिलेशन कापा इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। ये है चाय, CHI। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेक्टिबिलिटी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कापा। इसके बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। और हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ डाइलेक्ट्रिक if E external is not very large, अगर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा नहीं है तभी तक ये रिलेशन वैलिड है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक पिघल जाएगा। रबर की चप्पल भी बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर होंगे तो पिघल जाएगी। तो हर एक इंसुलेटर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं है तभी तक ये रिलेशन वैलिड होगा। सो फॉर अ डाइलेक्ट्रिक इफ E external is not very large, then polarization is directly proportional to electric field existing inside
द डाइलेक्ट्रिक। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डाइलेक्ट्रिक लेता हूं, कोई भी इंसुलेटर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेता हूं E0, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो हो रही है, जो कि इंडक्शन की वजह से हो रही है, दैट इज E इंड्यूस्ड अंदर हो रही है, और E0 माइनस E इंड्यूस्ड वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो इस तरफ हो जाएगी, और दिस इज E, हम E से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो ये रिलेशन हमको बोल रहा है कि ये E जो है अंदर उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E कितना है, दिस E इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E इंड्यूस्ड। तो ये रिलेशन हमको बोल रहा है, ये स्टेटमेंट, कि अगर E0 की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, देन पोलराइजेशन, जो इसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा, दैट इज पोलराइजेशन इज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाय E। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे यहां पे आता है एप्सिलॉन नॉट चाय E। where chi is the proportionality constant called electrical susceptibility। Electrical susceptibility. That means we can define chi as chi is equal to P divided by epsilon naught E, that is ratio of the polarization to epsilon naught times the electric field is called susceptibility। तो P जब एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा तो चाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर पोलराइजेशन एप्सिलॉन नॉट E टाइम्स हो जाएगा तो चाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चाय क्या डिनोट करेगा इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले उसके लिए हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी was defined as mod of polarization, magnitude of the polarization, and that was equal to dipole moment per unit volume of dielectric। तो सपोज से हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक को हमने दो प्लेट्स के बीच में रखा है, और यहां पर Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस तरफ, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, और उस पोलराइजेशन की वजह से इस वाले सरफेस पे
नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, QP माइनस का नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाएगा प्लस QP। तो प्लस Q और माइनस Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाएगी। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस पे इंडक्शन होने की वजह से जनरेट हो रही है। तो हम लोग P को डिनोट करेंगे मॉड ऑफ P इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर ये डिस्टेंस d है तो मतलब QP आइदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया A ले लेता हूं तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू QP बाई A एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा P। और सिग्मा को हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट इज सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली यहां पर डाइपोल मूवमेंट जो पोलराइजेशन डेंसिटी आ रही है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज। इस पे सिग्मा चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इस पे सिग्मा चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के फेसेस पे कितना चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, दैट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाथ किसने उठाए हुए हैं? सब लोग को क्लियर है यहां तक? तो हमने पोलराइजेशन डेंसिटी को ले लिया सिग्मा P के बराबर। अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या आ रहा है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये हमारा डायग्राम था, इसमें E नॉट इस तरफ और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ये EP। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर रह गई दैट वाज E नॉट माइनस EP। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रह गई, E से हम डिनोट कर रहे हैं। और अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा है मटेरियल का, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट बाई कापा। डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कापा टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड कापा टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EP। यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था प्लस सिग्मा P इंडक्शन की वजह से, और इस वाले फेस पे हुआ था माइनस सिग्मा P इंडक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो प्लेट्स की तरह काम कर रही हैं ये दोनों सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिकॉज EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। और बिकॉज सिग्मा P इज इक्वल टू मॉड ऑफ P, पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा P, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं दैट एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड
will be equal to E naught minus P polarization density divided by epsilon naught. That implies E is equal to E naught minus polarization by epsilon naught, और इसका मतलब हो जाएगा that implies E inside is equal to E naught minus P की जगह मैं लिख सकता हूं epsilon naught चाय E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन देखा था पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाय इनटू ई दैट इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब हो गया यहां से हमको मिलता है दैट एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस चाय ई, और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ई, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डिवाइड कर दें, दैट विल गिव अस ई बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई माइनस चाय। दैट एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। यहां पर हमने ये रिलेशन लिया E इज इक्वल टू ई नॉट बाई कापा, तो मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू कापा। ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू कापा, तो मैं ई नॉट बाई ई को लिख सकता हूं कापा माइनस चाय, एंड दैट एम्प्लाइज रिलेशन इज इक्वल टू कापा इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। ये रिलेशन हो गया रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। एक बार इसको गो थ्रू करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को पहले डिस्कस करूंगा, ये डेरिवेशन जो हमने करी है और इसके सर सिग्निफिकेंस। जहाँ पे हमने p वेक्टर की वैल्यू डाली है वहां से एक बार वापस समझा दीजिए। ये p वेक्टर की वैल्यू हमने यहां से ली है, p वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई ई। तो p वेक्टर को ले लिया हमने एप्सिलॉन नॉट चाई ई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस चाई ई, और दोनों तरफ E से डिवाइड कर दिया हमने, ई नॉट बाई ई को कापा लिख दिया, तो ये आ गया चाई। इसका सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक का ये रटना पड़ेगा तुमको, ये डेरिवेशन फुल रट्टाफिकेशन है, तुमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हुआ है, कापा इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो एक बार गो थ्रू कर लोगे, किसी को और कोई डाउट है तो एक बार बोल दो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे दोबारा। सब लोग को क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड।